स्वागत है दोस्तों। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं कहानी वार्ता, सुन रहे हैं कहानी वार्ता। शुरू करते हैं मिस्ड कॉल का दूसरा भाग। कमेंट्स अंत में। शाम के 4 बज रहे थे। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। वो औरत बच्चे को गोद में लिए एक तरफ बैठी दोनों को देखने लगती थी। शांति छाई हुई थी वहां। अब खाना खाने के लिए देवराज चौहान ने सारंगल का हाथ नहीं खोला था। देवराज चौहान के कहने पर औरत ने ही उसे थोड़ा बहुत खाना खिलाया था। सारंगल बहुत गुस्से में और परेशान था। रह रहकर खा जाने वाली नजरों से देवराज चौहान को देखने लगता, जबकि देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। बाहर किसी तरह का शोर शराबा नहीं था। तभी औरत कह उठी, अब तुम जाते क्यों नहीं? देवराज चौहान ने औरत को देखा। मेरा मतलब था कि तुमने कहा था 4-5 घंटे में चले जाओगे। इतना वक्त तो बीत चुका है। वो बदमाश अभी बाहर हैं, देवराज चौहान ने कहा। वो अगर रात भर बाहर रहेंगे तो तुम क्या रात यहीं बिताओगे? हाँ। मेरा पति भी 6 बजे तक आ जाएगा। औरत ने देवराज चौहान को जैसे याद दिलाया। वो कैसा इंसान है? कैसा क्या? हमें यहां देखकर वो क्या करेगा? देवराज चौहान ने औरत को देखा। औरत के चेहरे पर सोच के भाव उभरे, फिर कह उठी, जब वो ये जानेगा कि मोटरसाइकिल के लिए 50,000 मिले हैं तो शांत हो जाएगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर बोला, अभी हमारा पता नहीं है कि हम कब तक यहां रहते हैं। तुम्हें हमसे कोई परेशानी तो नहीं? तो परेशानी तो नहीं, पर तुम लोग हमारे घर में घुसे बैठे हो। कोई आ गया तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। देवराज चौहान मुस्कुराया और फोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल गई। कहो। सोनलाल की आवाज कानों में पड़ी। वहां क्या हालत है? देवराज चौहान ने पूछा। वो सातों आसपास फैले तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, सोनलाल ने उधर से कहा। उनका जाने का इरादा नहीं लगता। अभी तो वो जमे हुए हैं। देवराज चौहान ने फोन बंद करके सारंगल को देखा। सारंगल उसे ही देख रहा था। देवराज चौहान मुस्कुराया। क्यों, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? मेरे साथी बहुत खतरनाक हैं। सारंगल गुर्रा उठा। वो आए और खाली हाथ रह गए। ये इसलिए हुआ कि तुम्हें वक्त रहते पता चल गया कि वो आ रहे हैं, वरना अब तक तुम मरे पड़े होते और मैं आजाद। अगर मुझे पहले पता ना चलता और वो सिर पर पहुंच जाते तो मैं तुम्हें शूट कर देता। तुम बच गए। मुझे मारकर गावड़े भाइयों की नाराजगी मोल लेते। कह देता कि इस आदमी को छुड़ाने आ पहुंचे और ये उन्हीं की गोली का शिकार हो गया। झूठ बोलते। कई बातों में झूठ बोलना सही होता है। मुझे नहीं लगता तुम उस पैसे का मजा ले पाओगे। पहले ही मारे जाओगे। मुझे कुछ नहीं होगा और मैं आजाद हो जाऊंगा, सारंगल ने दांत भींच कर कहा। मैं तुम्हें अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इस बार किस्मत से बच गए, परंतु अगली बार नहीं बचोगे। तुम्हारे साथी अभी भी सोसाइटी के बाहर हैं। वो सोचते हैं कि मैं तुम्हें लेकर बाहर निकलूंगा। वो ठीक ही सोच रहे हैं, पर मैं नहीं निकलने वाला। जब तक वो बाहर हैं हम यहीं रहेंगे। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम अकेले आखिर कर ही कह सकते हो। बाहर मेरा साथी मौजूद है। दो से भी कुछ नहीं होगा। अपने बारे में सोचो। इस चक्कर में तुम जरूर मरोगे। मौका है, अभी भी अपनी जिंदगी बचा सकते हो। कैसा मौका? पैसा गावड़े भाइयों को वापस दे दो।
तुम्हारी तरफ से मैं बात करूंगा उनसे। तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता है, उसके लिए शुक्रिया। बाद में तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जवाब में सारंगल हंसकर रह गया, फिर बोला, अब अगर तुम्हें मौका मिला तो मुझे महाबलेश्वर ले जाओगे? सोचा तो यही है। मेरे आदमी पलक झपकते ही वहां पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम अभी मेरे साथियों को नहीं जानते। उन्होंने यहां का पता लगा लिया, वो महाबलेश्वर का भी पता लगा लेंगे। वो बहुत तेजी से काम करते हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। देवराज चांद ने चाय का प्याला खाली किया और एक तरफ रख दिया। मुझे तकलीफ हो रही है, कम से कम मेरा एक हाथ तो आजाद कर दो कि मैं सिगरेट पी सकूं। तरंगल बोला, तुमने 2 बार मुझ पर हमला करने की चेष्टा की है, एक बार वैन में, दूसरी बार यहां। तरंगल ने कसमसाकर उसे देखा। मैं तुम पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता। तुमने अपना भरोसा खो दिया। तुम मेरे कैदी जरूर हो, पर मैं तुम्हें पूरी इज्जत दे रहा था। रात मैंने तुम्हें विस्की दी, खाना दिया, एक हाथ आजाद रखा, परंतु तुम। तभी देवराज चौहान का फोन बजा। हेलो। देवराज चौहान ने मोबाइल पर बात की। देवराज चौहान, अतुल गावड़े की आवाज आई। सारंगल ठीक तो है ना? ठीक है, मेरे सामने है। तुम कहाँ हो? इस बारे में तुम्हें बताना मैं ठीक नहीं समझता। क्या? मुझे बताना ठीक नहीं समझते? हाँ, इस वक्त मैं तुम्हारी वजह से ही मुसीबत में फंसते फंसते बचा हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुमने अपने 2 आदमी बाहर छोड़ रखे थे। हाँ, वो सावधानी के नाते, और सारंगल के साथ ही मुझ तक आ पहुंचे। क्या कहना चाहते हो? बात कहीं से तो बाहर निकली कि मैं सारंगल के साथ इधर हूं। मेरे से तो बात बाहर जाने से रही। तुम्हारा मतलब कि मैंने बात बाहर निकाली? अतुल के स्वर में तेजी आ गई थी। तुमने नहीं तो उन दोनों में से कहीं से तो बात बाहर निकली होगी। वो दोनों मेरे बहुत खास आदमी हैं। वो तारंगल भी कभी तुम्हारा खास आदमी था। उधर से अतुल गावड़े के गहरी सांस लेने की आवाज आई। बात तुम्हारी तरफ से बाहर निकली, या तो तुमने किसी से इस बारे में जिक्र किया या तुम्हारे खास दोनों साथियों ने। मैं समझ गया, अब मैं और भी सतर्क रहूंगा। अतुल गावड़े की आवाज आई। अतुल गावड़े साहब, देवराज चांद शांत स्वर में बोला, तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि यह नाजुक मामला है, खतरनाक मामला है। सारंगल के साथी इस तरह मेरे पास पहुंचते रहे तो इससे सारंगल की जान को भी नुकसान पहुंच सकता है। सारंगल उन्हीं की गोली का शिकार हो सकता है, और तब इसमें मेरी गलती नहीं मानी जाएगी। अतुल गावड़े उधर से कुछ न कह सका। मैं सारंगल के साथ बहुत सुरक्षित जगह पे था और कोई भी मेरे तक नहीं पहुंच सकता था, परंतु तुम्हारी गलती की वजह से ऐसा हो गया। मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो। ताने गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ यहां हुई कि मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं कहाँ ठिकाना बनाने जा रहा हूं, और उस जगह के बाहर तुमने अपने 2 आदमी खड़े कर दिए। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं होगा? तुम्हें नहीं बताऊंगा कि अब मैं कौन सा ठिकाना बनाने जा रहा हूं। ये तो गलत है। मुझे पता होना चाहिए कि तुम सारंगल के साथ कहाँ छिप रहे हो। तुम्हें क्यों पता होना चाहिए? मैंने तुम्हें यह काम दिया है, रोज का 1 करोड़ तुम्हें मिल रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि। तुमने मुझे कोई काम नहीं दिया। मैं इस तरह का बेकार काम नहीं करना चाहता। मुझे काम की जरूरत भी नहीं है। यह काम मैं रवि गावड़े के लिए कर रहा हूं। तुम बेशक सारंगल को मुझसे वापस ले लो। अतुल की आवाज नहीं आई। बोलो, सारंगल को वापस देने के लिए कहां पहुंच रहे हो? मैं उसे वहीं लेकर पहुंचता हूं। तुम तो नाराज हो गए।
तुमने मुझे काम देने की बात कही तो उसका जवाब दिया है मैंने। सारंगल को तुम ही हिफाजत से रखो, इसे जिंदा भाई के सामने पेश करना है। जब रवि गावड़े मुंबई आ जाए तो मुझे बता देना, मैं सारंगल को ले आऊंगा। समझ गया। तुम इस वक्त कहाँ हो? नहीं बताऊंगा। उसी सोसाइटी में कहीं हो या दूसरी जगह? दूसरी जगह, देवराज चाहन ने कहा और फोन बंद कर दिया। सारंगल देवराज चाहन को देखता कड़वे स्वर में बोला, तो तुमने अतुल को पहले ही इशारा दे दिया कि इस भागा दौड़ी में मेरी जान जा सकती है? ठीक किया मैंने। तुम मुझे शूट करने का इरादा रखते हो? जब तक तुम मेरे हाथ से निकलने जा रहे जब तुम मेरे हाथ से निकलने जा रहे होगे तब गोली मारूंगा। देवराज चाहन मुस्कुराया। ऐसा सोचकर तुम गावड़े ब्रदर्स के साथ गद्दारी कर रहे हो? उन्होंने कहा है कि तुम मुझे सुरक्षित रखो। मुझे पता है मैंने क्या करना है। सारंगल गंभीर निगाहों से देवराज चाहन को देखता रहा। तभी खामोश बैठी औरत कह उठी, मैं तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। देवराज चाहन ने उसे देखा। मेरे पति ने मुझे बताया था कि मोटरसाइकिल महंगी हो गई है, अब 80,000 की आती है। वाह, सारंगल हंसा। ये तो गरम तवा देखकर अपनी रोटियां सेकने लगी है। देवराज चाहन ने कमीज के भीतर हाथ डालकर 500 की एक और गड्डी निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। औरत बिल्ली की तरह झपटी और उसके हाथ से गड्डी ले ली। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। फिर कभी हो सके तो जरूर आना यहां। औरत के चेहरे पर खुशी नाच रही थी। मैं आपको बढ़िया खाना खिलाकर खिलाऊंगी। मैं आपको बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। मुझे खोल दो, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। सारंगल कह उठा। देवराज चाहन ने कुछ नहीं कहा और सिगरेट सुलगा ली। चाय बनाऊं भाई साहब? औरत ने पूछा। नहीं। कुछ और? ठंडा, नींबू, लेमन, स्क्वैश या या फिर बियर भी रखी है फ्रिज में, कल मेरे पति ने, वो दूं? नहीं। मुझे दे दो, सारंगल कह उठा। औरत ने देवराज चाहन को देखा। देवराज चाहन ने इंकार में सिर हिला दिया। मुझे भी तो अपनी सेवा कराने दो, सारंगल झल्लाया। वो मुझे बियर पिलाएगी। अपनी जिंदगी की खैर मनाओ। तुम जिंदा बचे रह गए, यही बहुत है। मुझसे खार क्यों खा रहे हो? क्योंकि तुमने मुझ पर हमला करके मेरे से रिवॉल्वर छीननी चाहिए। अब नहीं छीनूंगा, हमला नहीं करूंगा। बियर तो पी लेने दो। चुपचाप पड़े रहो। और इसी पल फोन बज उठा। देवराज चाहन ने बात की। दूसरी तरफ सोहनलाल था। वो लोग कारों में बैठ रहे हैं, सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। जा रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है। शायद वो सोच रहे हैं कि तुम यहां से जा चुके हो। देवराज चाहन सोचने लगा कि अभी उसने अतुल को बताया कि वो यहां नहीं है, तो 10 मिनट के बाद सुबह से बाहर खड़े लोग जाने लगे। कहीं अतुल गावड़े तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा। एक कार चल पड़ी है, सोहनलाल की आवाज पुनः आई। दूसरी भी स्टार्ट हो रही है, वो भी चल पड़ी। अब वहां पर इन लोगों का कोई आदमी नहीं है, सब चले गए। मैं कारों को दूर जाते देख रहा हूं। नए आदमी तो नहीं आ पहुंचे वहां? नहीं, सब ठीक है। अभी आधा घंटा और वहां नजर रखो, देवराज चाहन ने कहा और फोन बंद कर दिया। सारंगल देवराज चाहन को देखता रहा। क्या हुआ? तुम्हारे साथी चले गए। जवाब में सारंगल सूखे होंठों पर जीभ फेर कर रह गया। अगला दृश्य। रात के 8 बज चुके थे। सोहनलाल की खबर के मुताबिक सोसाइटी के बाहर अब उनके इंतजार में कोई नहीं था। उस औरत का आदमी 6:30 बजे आ गया था। उन दोनों को वहां देखकर पहले तो वो घबरा उठा,
परंतु उसकी औरत 2 मिनट के लिए उसे दूसरे कमरे में ले गई और जब वो कमरे से बाहर निकले तो आदमी बिल्कुल सामान्य था। ₹1,00,000 का डंडा उसमें घुस चुका था। देवराज चहन उन्हें बता चुका था कि वो जाने वाले हैं। रिवॉल्वर के साए में सारंगल के बंधन बंधन खोले गए और उसे उस आदमी की पैंट कमीज पहना दी गई जो कुछ ढीली थी, परंतु काम चल सकता था। देवराज चहन ने अपनी कमीज बदल ली। घंटे भर में सोहनलाल के फोन घंटे भर में सोहनलाल के फोन के इंतजार में था और वो फोन 8:40 पर आया। देवराज चहन ने बात की। मैं कार ले आया हूं, सोहनलाल की आवाज आई। अब हम महाबलेश्वरम के लिए निकल सकते हैं। सोसाइटी के गेट से निकलकर हमने दाएं आना है या बाएं? बाएं। 20 कदमों के फासले पर सफेद रंग की वर्ना कार खड़ी है। उसका इंजन स्टार्ट है। तो बाहर रास्ता पूरी तरह साफ है? पूरी तरह। हम कुछ देर में बाहर आ रहे हैं, देवराज चहन ने कहा और फोन बंद कर दिया। जा रहे हैं भाई साहब? औरत खुशी से कह उठी। हाँ, तुमने हमारी जो सहायता की उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। आपने मेरे पति को मोटरसाइकिल दिला दी। फिर जरूर आइएगा। देवराज चहन ने कठोर निगाहों से सारंगल को देखा। सारंगल को फर्श पर बिठाया हुआ था। हम यहां से चल रहे हैं सारंगल। सारंगल होंठ भीचे उसे देख रहा था। अब कोई शरारत मत करना, देवराज चहन ने कठोर स्वर में कहा। अगर चालाकी करने की चेष्टा की तो मैं तुम्हें फौरन गोली मार दूंगा। तुम्हारा जीना मरना तुम पर ही निर्भर है। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते। तुम मेरे हाथों से फरार हो जाओ, उससे तो बेहतर होगा कि तुम्हें शूट कर दूं। मरना चाहते हो तो गड़बड़ करने की कोशिश करके देख लेना। उठो। देवराज चहन ने रिवॉल्वर निकाल ली। यहां से निकलना है हमें। सारंगल उठ खड़ा हुआ। फिर जरूर आना भाई साहब, औरत बोली। दरवाजा खोलो। आदमी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। देवराज चहन ने रिवॉल्वर जेब में रखी और सारंगल से कहा, रिवॉल्वर निकालकर फायर करने में मुझे वक्त नहीं लगता सारंगल। गलत फहमी में मत रहना। वो बियर ले लूं जो फ्रिज में पड़ी है? नहीं। देवराज चहन ने सारंगल की कलाई पकड़ी। चलो यहां से। देवराज चहन सारंगल के साथ फ्लैट से बाहर राहदारी में आ गया। राहदारी में लाइटें रोशन थी। दोनों आगे बढ़ गए और उस फ्लैट के सामने पहुंचे जहां वो पहले छिपे थे। उस फ्लैट का दरवाजा खुला था। भीतर अंधेरा था। कल वाली बोतल पड़ी होगी विस्की की, वो तो ले लेने दो, सारंगल बोला। कलाई पकड़े देवराज चहन उसे आगे खींचता चला गया। बहुत कमीने हो तुम, बोतल भी नहीं लेने दी। बाजार से ले देना, सारंगल ने उखड़े स्वर में कहा। सीधी तरह से चलते रहो। देवराज चहन ने उसकी कलाई छोड़ दी। सारंगल इस बार ठीक रहा। दोनों बाहर खड़ी कार तक पहुंचे। सोहनलाल ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इंजन चालू था। देवराज चहन ने कार का पीछे का दरवाजा खोला और पहले सारंगल को भीतर बिठाया, फिर खुद बैठा और दरवाजा बंद कर दिया। सोहनलाल ने कार आगे बढ़ाते हुए पूछा, सीधा महाबलेश्वरम के फार्म हाउस पर? हाँ। मुझे एक बोतल तो ले दो, बिना पिए मेरा मूड खराब होगा। इसके लिए एक बोतल खरीद लेना सोहनलाल, देवराज चहन ने शांत स्वर में कहा। अगला दृश्य। रात 12:20 बजे वो महाबलेश्वरम के फार्म हाउस पर पहुंचे। ये महाबलेश्वर का हरियाली से भरा शांत इलाका था। इधर काफी फार्म हाउस थे, कोई यहाँ कोई वहां। खुली कच्ची सड़कें थी जिनके किनारे पर पेड़ लगे हुए थे। रात में ये जंगल से भरा सुनसान इलाका हो जा रात में जंगल से भरा ये इलाका सुनसान हो जाता था, जबकि दिन में हरियाली से भरा मन को लुभाने वाला इलाका लगता था। सामने ही ऊंची पहाड़ियां थी जो कि दाएं से बाएं दूर तक जाती दिखाई दे रही थी। दूर इन्हीं पहाड़ियों के एक हिस्से में कोई छोटा सा शहर बसा था, जो कि रात होने पर वहां के टिमटिमाती सितारों की भांति रोशनियां दिखती थी। रात में फार्म हाउसों के इलाके में कहीं भी लाइट नहीं थी। कार की हेडलाइट की रोशनी में ही वो वहां पहुंचे थे।
फार्म हाउस का गेट बंद पड़ा था। देवराज चांद ने फोन निकालकर कोई नंबर मिलाया, बात की, फिर थोड़ी देर में ही गेट खुल गया। वो कार को भीतर लेते चले गए। गेट खोलने वाला 60 बरस का बूढ़ा व्यक्ति था। वो अकेला ही यहाँ रहता था और फार्म हाउस की देखभाल करता था। उसका कोई परिवार नहीं था। वहां की लाइटें ऑन कर दी गई। देवराज चांद, सारंगल और सोहनलाल बाहर निकले। सारंगल नशे में था। रास्ते में आधी से ज्यादा बोतल खाली कर चुका था। सोहनलाल उसकी बांह पकड़े फार्म हाउस पर बने मकान के भीतर ले गया। तब तक वो बूढ़ा देवराज चांद के पास आ पहुंचा। राम राम मालिक। कैसे हो बाबा? दया है आपकी, जिंदगी कट रही है। खाना बना दूं क्या? नहीं, तुम जाकर नींद लो, सुबह बात करेंगे। यहाँ मैंने किसी को रखना है और उसके साथी उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो यहाँ भी आ सकते हैं। ऐसे में तुम पर भी खतरा आ सकता है। बेहतर होगा कि कुछ दिन के लिए तुम यहाँ मत रहो। क्या कोई और जगह है तुम्हारे पास रहने की? उधर एक फार्म हाउस में मेरे गांव का आदमी ही रखवाली करता है, वहां रह सकता हूं। तो सुबह वहीं चले जाना। फिर आपका खाना पीना कौन बनाएगा? सब इंतजाम हो जाएगा, तुम सुबह चले जाना। जो हुक्म मालिक। इस बार छोटे साहब साथ नहीं आए? जगमोहन विदेश गया है। तुम हाथ पांव बांधने के लिए कुछ चीज दो मुझे, कहकर देवराज चांद फार्म हाउस के मकान की तरफ बढ़ गया। भीतर पहुंचा तो एक कमरे के बेड पर सारंगल को लेटे पाया। सोहनलाल पास ही बैठा था। आज ज्यादा हो गई। उसे देखते ही सारंगल नशे से भरे स्वर में कह उठा, बाबा कोई रस्सी डोरी ला रहा है, इसे बांध देना। सोहनलाल ने सिर हिलाया। तुम मुझे कैद में नहीं रख सकते, सारंगल नशे से भरे स्वर में बोला। मेरे साथी मुझे यहां से छुड़ाकर ले जाएंगे और तुम्हें मार देंगे। तुम्हारी जान नहीं बचेगी देवराज चांद, जल्दी मरोगे तुम। तभी सोहनलाल का हाथ घूमा और सारंगल के चेहरे पर पड़ा। मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। देवराज चांद की मौत तो तय है। मैं निकल जाऊंगा यहां से। बाबा डोरी ले आया। सोहनलाल सारंगल के हाथ पांव बांधने में लग गया। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगा ली। और कस के बांधो, पक्की तरह, सारंगल नशे में हंसकर बोला। तुम लोग बेवकूफ हो। माल कहाँ रखा है? सोहनलाल ने कहा। माल? तो तुम 438 करोड़ की बात कर रहे हो? पागल समझते हो मुझे? क्या सोचते हो कि मुझे बोतल पिलाकर नोटों के बारे में जान लोगे? मैं नहीं बताने वाला कि वो माल मैंने कहाँ रखा है। सारंगल नशे में फिर हंसा। सोहनलाल का घूंसा उसके हंसते चेहरे पर जा पड़ा। सारंगल बिलबिलाकर कह उठा, मार क्यों रहे हो? तुम लोगों की ड्यूटी मुझे संभाल के रखना है, मारना नहीं। सो जाओ सारंगल, तुम्हें अभी नींद आ जाएगी। देवराज चांद कह उठा। अगला दृश्य। इटली का एक बड़ा शहर। रात 12:50। 7 स्टार होटल द पाब्लो में इटली के माफिया सरगनाओं की मीटिंग चल रही थी, जिनमें 55 वर्षीय रवि गावड़े भी मौजूद था। रवि गावड़े ने नीला सूट और सफेद कमीज के साथ लाल टाई पहन रखी थी। कनपटियों के बाल सफेद और काले मिक्स थे, परंतु सिर के अधिकतर बाल काले नजर आ रहे थे। वो क्लीन शेव था, प्रभावशाली चेहरा, कुछ लंबा सा कद। उसके अंग अंग में चुस्ती भरी रहती थी। मुंबई का ड्रग्स किंग था रवि गावड़े, और उसके साथ हमेशा नजर आने वाला खान 50 की उम्र को छूता व्यक्ति था। वो सामान्य कद काठी का सांवले रंग का व्यक्ति था। देखने में वो बहुत बेहद ही साधारण दिखता था, परंतु वो एक क्रूर और पेशेवर हत्यारा था। रवि गावड़े का बॉडीगार्ड था। 3 बार वो गावड़े की जान बचा चुका था। एक बार तो उसकी जान बचाते वक्त खुद अपने पेट पर गोली खाई थी। खान हमेशा रवि गावड़े के साथ रहता था। तब साथ नहीं रहता था जब रवि गावड़े खुद उसे साथ रहने को मना कर देता था। माफिया सरगनाओं में 3 लोग अलग अलग शहरों में से थे।
इनकी अक्सर लगी रहती थी एक दूसरे से, परंतु इस वक्त ये मीटिंग रवि गावड़े ने रखी थी, इन तीनों को बुलाया था। वरना ये तीनों तो आपस में पक्के दुश्मन थे और एक दूसरे की घात में ही रहते थे। ये तीनों सरगना भी ड्रग्स के धंधे से जुड़े थे। जरूरत के मुताबिक गावड़े मुंबई से ही इन्हें ऑर्डर देता कि यूरोप या अमेरिका या फिर मेक्सिको में फलां जगह इतनी ड्रग्स पहुंचा दो, तो ये अपने रास्तों का इस्तेमाल करके गावड़े का ऑर्डर पूरा कर देते। इटली से यूरोप तक ड्रग्स पहुंचाना कुछ आसान था। मेक्सिको के रास्ते में अमेरिका में भी ड्रग्स पहुंचा दी मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में भी ड्रग्स पहुंचा दी जाती थी। इस काम से इन माफियाओं को भी तगड़ा मुनाफा होता था और गावड़े को भी। परंतु कुछ वक्त से तीनों माफियाओं में झड़पें हो रही थी। वो एक दूसरे को मारने की फिराक में थे, सिर्फ इसी वजह से कि जो बचा रह जाएगा वही इटली के ड्रग्स का सारा धंधा संभाल लेगा। इनके झगड़ने के कारण गावड़े को कई बार नुकसान उठाना पड़ा था कि माल सही वक्त पर ना पहुंच सका और पार्टी हाथ से निकल गई। यूरोप, मेक्सिको और अमेरिका में गावड़े की अपनी पार्टियां थी जो कि उससे ही माल मंगाती थी। इन देशों में रवि गावड़े ने बहुत खाक छानी थी। रात ठीक 12 बजे इनकी मीटिंग शुरू हुई थी। टेबल पर खाने की कई प्लेटें पड़ी थी। सबसे आगे विस्की के गिलास रखा था, परंतु कोई नशे में नहीं लग रहा था। वो सब चौकस थे। खान कमरे में कुछ हटकर एक कुर्सी पर बैठा था। इन तीनों सरगनाओं के यहाँ होने की वजह से पूरे होटल में तीनों के आदमी चप्पे चप्पे पर फैले थे, जैसे कि होटल हथियारबंद लोगों की छावनी में बदल गया हो। 5 मंजिला होटल का पूरा स्टाफ इस बात से वाकिफ था और सहमा हुआ था। हर पल उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ होने वाला है। दहशत ही दहशत फैली थी वहां। रवि गावड़े तीनों को देखता गंभीर स्वर में कह उठा, तुम तीनों ये सोचते हो कि बाकी दो को खत्म कर दिया जाए ताकि ड्रग्स के पूरे धंधे पर उसका कब्जा हो जाए। ये सोचना ही गलत है। ऐसा कभी नहीं होता। हमारे धंधे में चेहरे बदलते रहते हैं, परंतु धंधा वहीं रहता है। दुनिया के किसी भी शहर में कोई एक इंसान ड्रग्स का धंधा नहीं चला सकता। एक शहर में ऐसे कई लोग होते हैं। यह धंधा किसी की मिल्कियत नहीं है। कोई भी यह धंधा कर सकता है। अगर तुम में से किसी ने बाकी दो को मार दिया तो 10 और पावरफुल लोग इस धंधे को करने के लिए उठ खड़े होंगे। ऐसे लोग मौके की तलाश में हैं। इस वक्त वो इसलिए सामने नहीं आ रहे कि वो तुम तीनों से डरते हैं कि धंधे में तुम लोग उन्हें टिकने नहीं दोगे और उन्हें मार दोगे। मतलब कि किसी का भी ये सपना पूरा नहीं हो सकता कि सिर्फ वही इटली में ड्रग्स का धंधा संभाले। तो फिर तुम लोगों की आपस में लड़ाई क्यों? रुक कर रवि गावड़े ने तीनों को देखा। तीनों शांत बैठे एक दूसरे को देखने लगे। वैसे मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम लोग आपस में झगड़ते हो या नहीं, लेकिन तुम लोगों के झगड़े से मेरा मुनाफा प्रभावित होता है। 2 महीने पहले तुमने मैक्सिको माल पहुंचाना था। तुम माल भेजने वाले थे पर नहीं भेज सके। इसने हमला करके मेरा माल लूट लिया था। एक ने दूसरे की तरफ इशारा किया। और 6 महीने पहले तुमने मेरा माल लूटा था, वो भूल गए क्या? दूसरा भी तीखे स्वर में कह उठा। यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम लोगों की लड़ाई में मेरा नुकसान है, जबकि मैं अपना नुकसान नहीं चाहता। यही कारण है कि आज मैंने तुम तीनों को यहां इकट्ठा किया है कि फैसला हो जाए। रवि गावड़े गंभीर स्वर में बोला। कैसा फैसला? खामोश बैठा तीसरा कह उठा। मेरे से तुम तीनों को कितना मुनाफा होता है? गावड़े ने पूछा। बहुत। बहुत कितना? तुम्हारे ऑर्डर की एक खेप भेजकर ही मेरा साल का खर्चा निकल आता है, दूसरे ने कहा। बाकी की कहो। गावड़े ने दोनों को देखा। ये ठीक कह रहा है। तुमसे धंधा करके हम बहुत फायदे में हैं, और अगर मैं तुम लोगों से धंधा करना बंद कर दूं तो? गावड़े ने कहा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के झगड़े में मुझे नुकसान होने लगा है, रवि गावड़े ने तीनों को देखते हुए कहा। इटली में मेरे पास कोई और भी है। मैंने उससे बात की है। वो मेरे ऑर्डर पूरे कर सकता है। तो तुम हमारे मुकाबले पर किसी और को खड़े करने जा रहे हो? तुम लोगों की हरकतों ने ही मुझे मजबूर किया है कि मैं ऐसा कुछ सोचूं।
उसी पल पहले वाले ने रिवॉल्वर निकालकर रवि गावड़े पर तान दी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो गुर्रा उठा। खान कुर्सी से उठ चुका था और रिवॉल्वर थामे वो करीब आने लगा था। मैं कुछ भी कर सकता हूं। जिन्हें माल भेजना होता है वो पार्टियां मेरी हैं। मैं कहीं से भी माल भिजवा सकता हूं। मैं किसी भी बात से बंधा नहीं हूं। हम सब आजाद हैं, रवि गावड़े ने कठोर स्वर में कहा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने किसी और को ऑर्डर, कहता कहता वो ठिठक गया। खान की रिवॉल्वर उसके सिर से सटक चुकी थी। वो चौंका, संभला। रिवॉल्वर वापस रख लो, गावड़े ने शांत स्वर में कहा। उसने जल्दी से रिवॉल्वर वाला हाथ पीछे किया, फिर रिवॉल्वर जेब में रख ली। खान ने उसके सिर से रिवॉल्वर हटाई और 2 कदम पीछे हट गया। उसने गर्दन घुमाकर खान को खा जाने वाली निगाहों से देखा। खान ने उसकी आंखों में झांका। खान को मत देखो, गावड़े बोला। उसे पसंद नहीं कि कोई उसे घूरे। उसने फौरन सिर घुमा लिया। कई पलों तक वहां खामोशी छाई रही। फिर तीसरा इटालियन शांत स्वर में बोला। गावड़े ठीक कहता है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। सबका धंधा ही मजे से चल रहा है, कमाई भी बहुत है। ज्यादा के लालच से हमें नुकसान भी हो सकता है। मैं समझौते के लिए तैयार हूं। तो मैंने समझौते से कब मना किया है? दूसरा बोल पड़ा। पहले वाले ने गावड़े को देखकर कहा। वो चौथा जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वो कारोजी तो नहीं है? रवि गावड़े उसे देखता रहा, खामोश रहा। कारोजी मेरा दूर का भाई है और कुछ दिन पहले वो मुझसे कह रहा था कि वो बड़े पैमाने पर ड्रग्स का धंधा करने जा रहा है। वो कोई भी हो, अगर तुम तीनों ने आज के बाद झगड़ने की चेष्टा की तो तुम लोगों के हाथों से मेरे ऑर्डर निकल जाएंगे, और वो सारे ऑर्डर इटली में ही मेरे पसंद का चौथा आदमी पूरा करेगा, और तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम तीनों ठीक से चलो और मिल बांट कर खाओ। कोशिश करो कि एक होकर रहो ताकि तुम लोगों का डर हर कोई माने और चौथा बनने की कोशिश ना करे। यह अच्छी सोच है। पहले वाले ने सिर हिलाकर बाकी दोनों को देखा। एक ही तालाब में रहना है तो झगड़ा क्यों? दोनों ने सहमति से सिर हिलाया। तीनों ने आपस में हाथ मिलाया। मेरी बात याद रखना कि अब झगड़ा किया तो तुम लोगों के साथ बिजनेस बंद, रवि गावड़े ने कहा और उठ खड़ा हुआ। तुम इंडिया कब वापस जाओगे? तीसरे ने पूछा। अभी कुछ दिन हूं यहां, मुझे कुछ व्यक्तिगत काम है, और अब हमारी मुलाकात इस बार नहीं होगी। रवि गावड़े के चेहरे पर इस बार मुस्कान उभरी। पर फोन पर अवश्य बात हो सकती है। अगला दृश्य। दा पाब्लो की 5वीं मंजिल की स्वीट में खान के साथ मौजूद था रवि गावड़े। रात के 2:10 हो रहे थे। आधा घंटा पहले ही वो अपने स्वीट में पहुंचा और नहाने के बाद नाइट सूट पहन लिया था। फिर टेबल पर रखी बोतल उठाकर अपना गिलास तैयार किया और एक तरफ बैठे खान से कहा, तुम भी ले लो खान। खान सिर हिलाकर उठा और अपना गिलास तैयार करके वापस आ बैठा। क्या लगता है तुम्हें, अब तीनों सीधे रहेंगे? कुछ देर तक, खान ने कहा। उसके बाद ये फिर आपस में झगड़ा करना शुरू कर देंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर कुछ देर जरूर खामोश रहेंगे, कावड़े ने घूंट भरकर सोच भरे स्वर में कहा। कारोजी को फोन करके कहना पड़ेगा कि वो मेरा ऑर्डर लेने के लिए अपनी तैयारी पूरी रखे। गावड़े साहब, इन तीनों को झगड़ने देना चाहिए। जो बचेगा वो हमारे ऑर्डर पूरा करेगा, खान बोला। उस दौरान जो मेरा नुकसान होगा उसका क्या? रवि गावड़े ने खान को देखा। तब हम कारोजी से काम ले लेंगे। तुम्हारा मतलब कि बाद में कारोजी को हम छोड़ देंगे? हाँ, ये गलत होगा। रवि गावड़े ने इंकार में सिर हिलाया। अगर एक बार कारोजी को ऑर्डर दिया गया तो उसे बराबर ऑर्डर देते रहना होगा।
ना देने की स्थिति में वो उसे भी काम नहीं करने देगा जो हमारे ऑर्डर भिजवा रहा होगा। ये धंधा ही ऐसा है, मुनाफा भारी है। जो एक बार ड्रग्स का काम शुरू कर देता है फिर उसे छोड़ेगा नहीं। तब तो सोच समझकर काराऊ जी को धंधे में लाना होगा। रवि गावड़े सोफे पर जा बैठा। डिनर का इंतजाम करूं गावड़े साहब? अभी नहीं। मार्कोनी कब आएगा? परसों? जी हाँ। 5 दिन पहले ही वो स्वीडन की 5 दिन पहले ही वो स्वीडन की जेल से छूटा है। परसों वो इटली पहुंच जाएगा। स्वीडन में उसका स्मिथ के साथ झगड़ा हो गया था और उसकी दोनों टांगों को तोड़ दिया। इत्तेफाक से पुलिस मौके पर पहुंच गई और वो पकड़ा गया। 6 महीने के बाद जेल से बाहर आया है और इतनी जल्दी इसलिए छूट गया कि स्मिथ ने अपना बयान बदल दिया कि मार्कोनी तो उसे गुंडों से बचा रहा था। उसकी टांगें गुंडों ने तोड़ी है। जब पुलिस पहुंची तो गुंडे भाग चुके थे। खान सोच भरे स्वर में कह रहा था। स्मिथ जानता था कि अगर उसने मार्कोनी को नहीं बचाया तो मार्कोनी उसके परिवार को खत्म कर देगा। मार्कोनी क्या अब भी हमारा एजेंट है? उसके होते ये तीनों आपस में झगड़ा नहीं करेंगे? उसने सब ठीक से संभाल रखा था। मार्कोनी हमारा इटली का एजेंट रहेगा। हाँ, मार्कोनी ने हमारा काम बढ़िया ढंग से संभाला हुआ था। उस पर मुझे भरोसा है। वो होता तो मुझे इटली ना आना पड़ता, ना ही इन तीनों के झगड़े होते। मुझे परसों उसके आने का इंतजार है। रवि गावड़े ने एक गिलास खाली करके दूसरा बनाया। वापस जा बैठा। चेहरे पर गंभीरता थी। खान भी अपना गिलास खाली करके बोतल के पास जा पहुंचा। मुंबई में सारंगल ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, गावड़े कह उठा। वापस जाकर वो सब भी ठीक करना बहुत जरूरी है। असलम का 150 करोड़ देना है। वो बहुत गुस्से में होगा कि अभी तक उसे पेमेंट नहीं मिली। 438 करोड़? खान गिलास तैयार करके पलटा और गावड़े को देखा। यह बहुत बड़ी रकम है, वो हजम नहीं कर सकता। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं आता कि सारंगल ने ऐसा कर डाला है। गावड़े गंभीर था। अतुल कहता है सारंगल ने ऐसा किया है तो उसने जरूर ऐसा ही किया होगा। खान ने घूंट भरा। बहुत गलत किया सारंगल ने। उस पर आप कितना भरोसा करते थे, लेकिन वो बेईमान निकला गावड़े साहब। अतुल कहता है कि सारंगल ने यह काम अपने ही कुछ और लोगों के साथ मिलकर किया। अकेला इस काम को अंजाम नहीं दे सकता था वो। परंतु सारंगल किसी भी तरह से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ना तो वो अपने साथियों के बारे में बताने को तैयार है और ना ही वो पैसे के बारे में बताने को तैयार है। रवि गावड़े ने गंभीर स्वर में कहा। अतुल को शक रहा है कि सारंगल का ही साथी उसकी हत्या कर देगा, कि वो उनके बारे में मुंह न खोल दे। अतुल का डर अपनी जगह सही था। तो मैंने उसे कहा कि मेरी वापसी तक सारंगल को देवराज चौहान के हवाले कर दे। देवराज चौहान उसे छिपा के रखेगा। देवराज चौहान काबिल आदमी है गावड़े साहब। हाँ, वो बहुत काबिल आदमी है। आज मैं जो भी हूं उसकी मेहरबानी से हूं। आप वापस जाकर सारंगल से बात करेंगे? हाँ। सारंगल ने हमेशा ही आपकी बहुत इज्जत की है, फिर इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी, जबकि वह जानता था कि ऐसा करके बचेगा नहीं? दौलत के लालच ने उसे यह काम करने पर मजबूर किया, गावड़े ने गंभीरता से कहा। जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि वो सारा पैसा मेरा नहीं है। मैंने भी आगे पैसा देना है। अहमद को पैसा ना मिला तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। अहमद की ताकत बहुत ज्यादा है। वो यूं ही हम जैसे लोगों को ड्रग्स उधार नहीं दे देता। अहमद से बात की जा सकती है, उसे समझाया जा सकता। अहमद इस बारे में कुछ नहीं सुनेगा। उसे वक्त पर पेमेंट चाहिए। मार्कोनी से ना मिलना होता तो अब तक मैं मुंबई पहुंच गया होता, पर 3 दिन तो मुझे अभी यहीं रुकना होगा। सारंगल देवराज चौहान के पास है, उसकी अब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, खान बोला। मुझे अभी भी भरोसा नहीं कि सारंगल ऐसा कर सकता है।
दिल नहीं मानता इस बात पर अतुल गलत क्यों कहेगा? सारंगल को देवराज चौहान के हवाले क्यों करता? अगर कुछ ना होता तो? रवि गावड़े ने गिलास थामे घूंट भरा और उठ खड़ा हुआ। सोचों में डूबा खुली खिड़की के पास जा पहुंचा और 5वीं मंजिल से बाहर देखने लगा। इटली के इस शहर की इमारतें रोशनियों से चमकती नजर आ रही थी। हर तरफ छोटी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही थी। नीचे सड़क से वाहन आ जा रहे थे। आपने बात की सारंगल से? खान ने पूछा। फोन पर ही बात कर लेते। अभी तो नहीं। खिड़की पर खड़े गावड़े ने बाहर देखते हुए कहा। देवराज चौहान का फोन नंबर तो होगा आपके पास? हाँ। रवि गावड़े खिड़की से वापस घूमा। देवराज चौहान का? इसी पल रवि गावड़े ने अपने चेहरे के पास अंगारे को निकलते महसूस किया। गिलास उसके हाथ से छूट गया। 2 पल तो वो हक्का बक्का रह गया। तभी एक और गोली आई खुली खिड़की से और उसकी बाह में जा धसी। गावड़े बाह थामे नीचे गिरता चला गया। 2 पलों में ही ये सब हो गया। परंतु खान तुरंत समझ गया कि खिड़की से गोलियां आई हैं। कोई रवि गावड़े की घात में सामने या आसपास की किसी इमारत में गन के साथ मौजूद है। उसने चीते की तरह छलांग लगाई और नीचे पड़े गावड़े के पास जा पहुंचा। आप कैसे हैं? खान का स्वर बेहद सख्त हो गया। बाह में गोली लगी है। कोई आपको मारने के लिए खिड़की का निशाना लिए बैठा था। खिड़की किसने खोली? दिन में मैंने ही खोली थी। गावड़े भिजे स्वर में बोला। ओह। खान ने खिड़की को सिर उठाकर देखा, फिर बोला, गोली बाह में फंसी है या निकल गई? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। तुम देखो। खान ने घायल बाह के हिस्से की कमीज को फाड़ा और घाव देखा। गोली मांस के आर पार हो गई है। खान ने कहा। खतरे वाली बात नहीं है। डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? इस वक्त मेरा बाहर निकलना खतरनाक होगा। कोई बात नहीं, मैं दवा दारू कर देता हूं। खान ने कठोर स्वर में कहा और गावड़े को छोड़कर सावधानी से खुली खिड़की के पास पहुंचा और सामने आए बिना पल्लों को बंद कर दिया। फिर विस्की की बोतल उठाकर रवि गावड़े के पास पहुंचा और शरीर पर पहनी कमीज को फाड़ कर उतारा। तब तक गावड़े भी बैठ गया था। खान ने उसकी बाह के जख्म पर विस्की डाली। रवि गावड़े तड़प उठा। पीड़ा की जबरदस्त लहरें उठी, परंतु दांतों को भींचे रखा कि चीख न निकले। खान ने कमीज की ही पट्टी बनाकर बाह पर बांध दी। गावड़े को उसने सोफे पर बिठा दिया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। चेहरा पीड़ा से लाल सुर्ख हुआ पड़ा था। बाह में घाव गहरा था। खान ने कमरे की छत को देखा। एक गोली छत में फंसी दिखी। वो दूसरी गोली को ढूंढने लगा और 10 मिनट बाद दूसरी गोली को ढूंढ निकाला जिसने बाह को घायल किया था। गोली चलाने वाला जाने कब से इस इंतजार में था कि आप खिड़की पर आए। खान बोला। मेरे ख्याल से घंटों की प्रतीक्षा के बाद वो आपको खिड़की पर देख सका। उस वक्त अगर मैं बातें करता, पलट ना जाता, तो वो गोली मेरी छाती या चेहरे पर लगनी थी। रवि गावड़े ने कहा। गिलास तैयार करके मुझे दो। हैरानी है कि इटली में मुझे कौन मारना चाहेगा? उन तीनों में से कोई एक? नहीं खान। रवि गावड़े गंभीर सा कह उठा। वो तीनों कभी भी मेरी मौत नहीं चाहेंगे। उन्हें मेरे से भारी मुनाफे वाला काम मिलता है। वो तो मेरी लंबी उम्र की दुआ मांगेंगे। वो मुझे मारने की सोचेंगे भी नहीं। खान ने बोतल उठाई और नया गिलास लेकर उसे तैयार किया। गावड़े को दिया। गावड़े ने घूंट भरा। दोनों ही गंभीर दिखे। आप पर गोली चलाना मामूली बात नहीं है गावड़े साहब। खान ने होंठ भींच कर कहा। रवि गावड़े ने खान को देखा। आपको सोचना होगा कि कौन आपको मारना चाहेगा, ताकि मैं उसे खत्म कर सकूं। गावड़े खामोश रहा। ऐसा तो नहीं कि काराओजी को पता लग गया हो कि अभी आप उसे ड्रग्स का ऑर्डर नहीं दे रहे, तो उसने गुस्से में आपकी जान लेनी चाहिए? उसे पता चल गया हो कि मीटिंग में वो तीनों दोस्त बन बैठे हैं? काराओजी भी मेरी मौत नहीं चाहेगा। वो मुझसे बिजनेस मिलने का धैर्य वो मुझसे बिजनेस मिलने का धैर्य से इंतजार करेगा।
मेरी मौत से इटली में सबको ही नुकसान है। मत भूलो कि मेरे से इन सबको भारी फायदा होता है। ये ये भी नहीं सोच सकते कि यूरोप, मैक्सिको और अमेरिका की मेरी पार्टियां छीन ले। उनके बारे में ये लोग कुछ भी नहीं जानते। इन्हें मैं हर बार नया पता देता हूं और ये माल वहां पहुंचा देते हैं। वो सब पार्टियां भी मेरी पुरानी हैं और उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है। तो फिर हमला किसने किया आप पर? किसने आपकी जान लेनी चाहिए? इसका कनेक्शन मुंबई से है, रवि गावड़े ने कहकर आंखें बंद कर ली। मुंबई से? खान की आंखें सिकुड़ी। रवि गावड़े आंखें खोलकर उसे देखने लगा। कोई मुंबई में बैठा यहां पर मेरी जान ले लेना चाहता है। मुंबई में कौन? कोई भी हो सकता है। मेरे सारे काम मुंबई में हैं, हिंदुस्तान में है। मेरे दुश्मन भी वही हैं, दोस्त भी वही हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं मुंबई वापस लौटूं। तभी यहां मेरी जान लेने की कोशिश की गई। तो क्या यह काम सारंगल ने किया है? संभव है, पर वो तो देवराज चौहान की कैद में है। खान के चेहरे पर खतरनाक भाव दिखने लगे थे। उसके साथियों को तुम भूल रहे हो, जिनके बारे में अतुल ने जिक्र किया था। गावड़े ने घूंट भरा। फिर तो अतुल की जान को भी खतरा हो सकता है। खान दांत भींचे कह उठा। रवि गावड़े ने खान को देखा और सिर हिलाकर बोला, तुमने ठीक कहा। अतुल को भी जान का खतरा हो सकता है। जो मुझे मारना चाहेगा वो अतुल को भी मारना चाहेगा। मेरा फोन दो खान। खान ने मोबाइल रवि गावड़े को दिया। गावड़े ने अतुल का नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल गई और फौरन ही अतुल की आवाज कानों में पड़ी। बोल भाई। तो ठीक है? रवि गावड़े ने पूछा। हाँ, मुझे क्या होना है? मेरे पर अभी हमला हुआ इटली में। क्या? उधर से अतुल बुरी तरह चौंका। इटली में हमला हुआ? कैसे? मैं होटल के कमरे की खिड़की पर था और किसी ने 2 गोलियां मुझ पर चलाई। ओह, तुम ठीक हो भाई? हाँ, एक गोली बांह पर लगी है। मामूली बात रही। मेरे को। पर भाई, इटली में कौन तुम्हारी जान लेना चाहेगा? किसी से पंगा हुआ क्या? नहीं, इटली में कोई भी मेरी मौत नहीं देखना चाहेगा। इस फायरिंग का कनेक्शन मुंबई से है। मुंबई? ओह, सारंगल। ये काम सारंगल ने करवाया होगा। वो कमीना। वो तो देवराज चौहान के पास है। वो कैसे करवा सकता है? रवि गावड़े ने कहा। उसके साथी। अब मैं समझा भाई। अतुल का तेज सर कानों में पड़ रहा था। सारंगल के साथी नहीं चाहते कि तुम मुंबई पहुंचकर सारंगल से मिलो। वो जानते हैं कि तुम सारंगल का मुंह खुलवा लोगे और उसके साथियों के बारे में जान लोगे। फिर सबको बुरी मौत दोगे। ऐसे में वो इटली पहुंच गए कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए। खर्चे के लिए बहुत पैसा है उनके पास। 438 करोड़ हैं उनके पास, तो इटली पहुंच जाना उनके लिए मामूली बात है। तुम सतर्क रहना भाई। वो पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें मारने की। वो फिर हमला करेंगे और। मेरी फिक्र मत करो। मेरे साथ खान है। रवि गावड़े ने खान को देखा। खान तोप नहीं है भाई। और ये बात भी तुम अच्छी तरह समझते हो कि जब कोई किसी को मारने के लिए किसी के पीछे पड़ जाता है तो देर सवेर उसे मार के ही रहता है। ऐसे में बचने के मौके कम और मारने के मौके ज्यादा होते हैं। खान पर भरोसा करना ठीक है, परंतु तुम्हें सतर्क रहना होगा। वो फिर तुम पर हमला करेंगे। मैं अपना ध्यान रखूंगा, परंतु मुझे लगता है कि तुम्हारी जान भी खतरे में है। मेरी जान? अगर सारंगल के साथी मुझे मारना चाहते हैं तो वो तुम्हें भी खत्म करेंगे। तभी तो उनका मतलब हल होगा। ओह, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। तुम बचकर रहो, समझे? पर भाई, लफड़ा यह है कि मुझे पता ही नहीं कि इस मामले में सारंगल के साथ कौन कौन शामिल है। पता होता तो मैं ये मामला ही निपटा चुका होता। उधर से अतुल ने कठोर स्वर में कहा। पता नहीं वो हरामजादे कौन है। मैं आकर देखूंगा। सारंगल देवराज चांद के पास है ना? हाँ, उधर भी रगड़ा है।
सारंगल के साथी उसे छुड़ाने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। आज दिन में देवराज चौहान एक जगह पर सारंगल के लिए मौजूद था कि वहां सारंगल के साथियों ने हमला कर दिया। फिर गावड़े के माथे पर बल पड़े। किसी तरह देवराज चौहान सारंगल को बचाकर निकल गया। दोबारा हाथ नहीं लगा उनके। अब किधर है देवराज चौहान? पता नहीं। वो सावधानी के नाते मुझे इस बारे में बताने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, उसे अपना काम करने दो। वो सारंगल को सुरक्षित रखेगा। तुम कब आ रहे हो भाई? मुझे वापस लौटने में 4-5 दिन लगेंगे। परसों मार्कोनी इटली पहुंच रहा है, उससे मिलना है। तुम काम खत्म करके जल्दी मुंबई पहुंचना। असलम का 10 बार फोन आ चुका है पैसे के लिए। वो गुस्से में है। कहता है उसे 150 करोड़ की पेमेंट दो। पेमेंट का वक्त हो गया, पर मेरे पास तो 30-35 करोड़ ही है। उसे कहो कि 5 दिन बाद रवि आकर पैसा देगा। पर भाई तुम भी 150 करोड़ कहाँ से दोगे? हमारा सारा पैसा तो धंधे में लगा है। 438 करोड़ जैसी रकम को सारंगल ने दबा लिया, नहीं तो सब कुछ बढ़िया चलते रहना था। उधर से अतुल ने झल्लाए स्वर में कहा, सारंगल जब 438 करोड़ की पेमेंट लेने गया था तो उसके साथ कौन था? अपने ही 6 आदमी थे। बड़ी वैन में सूटकेस रखकर ला रहे थे। पेमेंट डॉलरों के रूप में थी। माटुंगा में एक जगह सारंगल ने वैन रुकवाई और सबसे कहा कि वो टैक्सी लेकर ठिकाने पर पहुंचे। किसी को क्या एतराज हो सकता था? वो वैन से उतरकर चले गए तो सारंगल ने वैन के ड्राइवर को सामने की दुकान से बर्गर लाने भेजा। जब वो बर्गर लेकर आया तो सारंगल वैन के साथ गायब था। यह खबर मिलते ही मेरे हाथ पांव फूल गए भाई। मैंने सारंगल की तलाश में सबको दौड़ा दिया, बाकी सब काम रोक दिए और अगले दिन सुबह मैंने उसे उसकी रखैल शानू के घर से पकड़ा। कमीना अंडरवियर पहने सो रहा था। वहां पैसा ढूंढा तो नहीं मिला। पूछने पर रखैल ने बताया कि उसे कुछ नहीं पता। सारंगल रात 3 बजे आया था, खाली हाथ था। पैसे के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। सारंगल को पकड़ लाया, परंतु वो भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। पैसे के बारे में उसने इतना ही कहा कि उसे कहीं छिपा दिया है उसने। लेकिन मुझे उसकी बातों से पता चला कि वो अकेला नहीं है। इस काम में उसके साथी भी हैं जो अपने ही लोग हैं। इतनी बड़ी दौलत तो अकेला खाने की नहीं सोच सकता। दोपहर में खाना दिया जो कि उसने नहीं खाया। मेरे आदमी ने वो खाना अपने ही कुत्ते के आगे रख दिया। कुत्ते ने वो थोड़ा सा खाना खाया और मर गया। तब मैं समझ गया कि सारंगल के साथी उसे खत्म कर देना चाहते हैं, कि उनके बारे में बता ना सके। ऐसे में सारंगल देर सवेर खत्म हो जाता है तो हमारा पैसा डूब जाता है। तब मैंने तुम्हें फोन करके सब कुछ बताया और तुम्हारे आने तक उसे देवराज चौहान के हवाले कर दिया। इधर बहुत बंगा पड़ा हुआ है भाई। रवि गावड़े के चेहरे पर गंभीरता, चिंता दिखाई दे रही थी। कुर्सी पर बैठा खान गावड़े को ही देख रहा था। तुमने जैसे मामला संभाला है वैसे ही संभाले रखो। मैं आकर देखूंगा सब कुछ। खुले में जाना छोड़ दो। अपने ही लोगों के बीच भी कम से कम जाओ। हो सके तो मेरे आने तक बिना किसी को बताए कहीं छिप जाओ। पर भाई इधर बहुत काम है। काम जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। वो तो ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना भाई। सारंगल के साथ ही तुम पर फिर हमला कर सकते हैं। लोग मेरे से इतना नहीं डरते जितना कि तुमसे डरते हैं। वो पहले तुम्हें खत्म करना चाहेंगे। वहां की खबरें मुझे देते रहना। कहकर रवि गावड़े ने फोन बंद किया। खान गावड़े को देख रहा था। अतुल कहता है मुझ पर फिर हमला हो सकता है। ये सारंगल के साथियों की हरकत है, गावड़े ने कहा। सारंगल के साथी मतलब कि अपने ही आदमी? जब कोई गद्दारी पर उतर आए तो वो अपना आदमी नहीं रहता खान, दुश्मन बन जाता है वो। गावड़े का स्वर कठोर था। अतुल की बात मुझे सही लगी कि मुझ पर फिर हमला हो सकता है। मेरे होते आप फिक्र न करें गावड़े साहब। अतुल की ये बात भी मुझे सही लगी कि जब कोई किसी को मारना चाहता है तो मार के ही रहता है, क्योंकि मारने वाले के पास मारने के बहुत मौके होते हैं और बचने वाले के पास बचने का मौका नहीं होता। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, खान ने सख्त स्वर में कहा।
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है खान। सारंगल के ऐसे ऐसे साथी कैसे पैदा हो गए जो कि इटली पहुंचकर आप पर हमला कर सकें? इस वक्त सारंगल धनवान व्यक्ति है। उसके पास मेरा 438 करोड़ रुपया है। पैसे में बहुत ताकत होती है। वो मुझे सारंगल से मिलने नहीं देना चाहते कि उनकी पोल न खुल जाए। उधर वो सारंगल को खत्म करने की चेष्टा में है। दोनों कोशिशों में उनकी एक कोशिश भी कामयाब हो गई तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। सारंगल के साथी सारंगल के साथी शातिर अंदाज में अपना खेल खेल रहे हैं। रवि गावड़े ने अपना कठोर चेहरा हिलाया। मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। होटल वालों को हमले के बारे में कुछ नहीं बताना। मैं नहीं चाहता कि इटली में मेरा नाम उछले। और वो छत में धसी गोली? खान ने छत की तरफ देखा। वहां से गोली निकाल लो। टूटी छत की कोई परवाह नहीं करेगा। मैं होटल के मैनेजर से बात कर लूंगा, रवि गावड़े ने कहा और हाथ में थमे गिलास से बड़ा घूंट भरा। अब हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। एक बार फिर सोच लीजिए कि कहीं ये इटली वालों की हरकत तो नहीं। नहीं, गावड़े ने इंकार में सिर हिलाया। इटली वालों को इस हमले के बारे में बताने की जरूरत है क्या? अगर वो इस हमले के पीछे होंगे तो संभल जाएंगे। रवि गावड़े सोच भरी निगाहों से खान को देखने लगा, फिर बोला, अभी चुप रहो। हमारा खामोश बने रहना ही ठीक है। परंतु तुम्हें जरूरत से ज्यादा सतर्क रहना होगा खान। मुझे इस बात का विश्वास है कि यह हमला मुंबई से ही वास्ता रखता है। मुझ पर फिर हमला हो सकता है। अगला दृश्य। अगले दिन देवराज चौहान उठा तो सुबह के 8 बज रहे थे। अभी आंखों में नींद बाकी थी, परंतु सारंगल का ख्याल आते ही उसने आंखें खोल ली और उठ बैठा। कमरे से बाहर निकला तो सामने से आते बाबा को देखा। तुम गए नहीं बाबा? मालिक आप सोए हुए थे तो मुझे चाय कॉफी बनाकर तुम जाओ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने जेब से नोट निकालकर उसे दिए। ये रख लो, हिसाब बाद में हो जाएगा। बाबा नोट थामे किचन की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान उस कमरे में पहुंचा जहां सारंगल को डाला था। सारंगल के साथ बेड के दूसरे हिस्से पर सोहनलाल सोया हुआ था। सारंगल बंधनों में जकड़ा बेड पर पड़ा था, कसमसा रहा था। किसी को पास आया पाकर उसने आंखें खोल ली। बढ़िया नींद ली तुमने? देवराज चौहान ने कहा। मुझे खोल दो, मेरे हाथ पांव दुख रहे हैं। सारंगल परेशान सा कह उठा। देवराज चौहान ने पास कुर्सी खींची और बैठता हुआ बोला, तुम्हारे साथी कौन है? सारंगल देवराज चौहान को देखने लगा। बताओ, तुम्हारे साथी कौन है? क्यों बताऊं? तुम्हारी जान खतरे में भी हो सकती है। मेरी जान खतरे में नहीं है, तुम अपनी फिक्र करो। सारंगल तीखे स्वर में कह उठा। वो कभी भी यहां पहुंच जाएंगे और तुम्हें गोलियों से भून कर मुझे ले जाएंगे। वो बहुत खतरनाक है। वो खतरनाक है? हाँ। और उन्हें यह डर भी होगा कि तुम कहीं रवि गावड़े को उनके बारे में न बता दो। ऐसे में वो तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना चाहेंगे। वो तुम्हें भी मार सकते हैं। तारंगल ने होंठ भींच लिए। कौन है वो? मेरे साथी मुझे नहीं मारेंगे, वो मुझे बचा ले जाएंगे। सारंगल कह उठा। अगर पैसा तुमने कहीं छिपा रखा है और उन्हें नहीं पता कि पैसा कहाँ है, तो इसी सूरत में वो तुम्हें बचा सकते हैं, नहीं तो मार देंगे। बोलो, तुम्हारे साथियों को पता है कि तुमने पैसा कहाँ रखा है? सारंगल देवराज चौहान को परेशान सा देखता रहा। जवाब दो, मैंने मामूली सा सवाल पूछा है तुमसे। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं तुम्हें। यही कि तुम्हारे मरने की सूरत में पैसा तुम्हारी पत्नी को मिल जाएगा। यही कहा था ना तुमने? सारंगल चुप रहा। अगर ऐसी बात है तो तुमने अपने परिवार वालों को भी खतरे में डाल दिया है। ये बात उनसे छुपी नहीं रहेगी और जब वक्त आएगा तो वो तुम्हारे परिवार को मारकर सारा पैसा ले लेंगे। एकाएक सारंगल दांत फाड़ उठा।
तुम मुझसे कुछ नहीं जान सकते ऐसी बातें करके। मैं जानना नहीं चाहता, तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम किस मुसीबत में पड़ चुके हो। रवि गावड़े जब तुमसे मिलेगा तो तब तुम्हारा क्या हाल होगा? या फिर तुम पहले ही अपने साथियों की गोलियों का शिकार हो जाओगे? अगर तुम आज़ाद रहते तो दो हालातों से सुरक्षित रह सकते थे, परंतु इस वक्त तुम मेरी कैद में हो और 50 करोड़ मैं तुम्हें दे सकता हूं। मुझे छोड़ दो। देवराज चांद मुस्कुराया। सोहनलाल की आंख खुल गई थी। वो भी उठ बैठा। तुम्हारी इस मुस्कान का क्या मतलब समझूं? मेरा विश्वास करो, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि तुमने 50 करोड़ लेकर मुझे छोड़ा है। बात तुम्हारे मेरे बीच रहेगी। मैं भी तो हूं, सोहनलाल कह उठा। तारंगल ने सोहनलाल को देखा, फिर देवराज चांद को देखने लगा। मंजूर है? तारंगल बोला। तुम मेरी बातों को तब समझोगे जब खतरा तुम्हारे सिर पर होगा और कुछ कर पाने की स्थिति में तुम रहोगे नहीं। तारंगल हौले से हंसा। दांत क्यों फाड़ता है? सोहनलाल ने कहा। सारंगल बोला। देवराज चांद, मेरे से फालतू बातें मत करो। तुम मुझे रवि गावड़े के आने तक कैद में रखो और मेरे साथी मुझे रवि गावड़े के आने से पहले ही छुड़ाकर ले जाएंगे। यही है सारा मामला। लेकिन मुझे शुरू से ही लग रहा है कि तुम इस चक्कर में जान गंवा बैठोगे। यूं समझो कि कल तुम मरते मरते बचे हो। उस फ्लैट में जहां तुम्हारे साथी आ पहुंचने वाले थे? हाँ। अगर तुम्हें उनके आने का पता पहले ना चल जाता तो तुम्हारा कल काम हो जाना था। तारंगल ने सोहनलाल को देखकर कहा। कल तुमने उनके बारे में कल तुमने उनके आ जाने के बारे में देवराज चौहान को खबर दी थी ना? हाँ। हर बार तो ऐसा होगा नहीं। तारंगल ने सिर हिलाया। एक बार इत्तेफाक हो गया। तभी बाबा कॉफी का प्याला लिए भीतर आया। देवराज चौहान को कॉफी दी। मैं आपके लिए भी लाता हूं, उसने सोहनलाल से कहा। मैं तेरे को नजर नहीं आता? तारंगल बोला। मेरे लिए भी ला। बाबा बाहर निकल गया। देवराज चांद ने कॉफी का घूंट भरा। अब कोई नहीं जानता कि मैं और तुम कहाँ हैं, देवराज चांद बोला। मेरे साथी तब भी यहां आ जाएंगे? तारंगल के स्वर में विश्वास था। कैसे पता चलेगा उन्हें कि तुम यहां हो? वो पता लगा लेंगे। तारंगल मुस्कुराया। इसके हाथ पांव खोल दो सोहनलाल और इसकी तलाशी लो कि क्या इसके पास कोई ऐसा यंत्र है जिससे कि कोई जान सके कि यह कहाँ मौजूद है, देवराज चांद ने कहा। सोहनलाल ने सारंगल के हाथ पांव खोले, उसे बेड से नीचे खड़ा किया और बारीकी से उसकी तलाशी लेने लगा। सोहनलाल को तलाशी में कुछ नहीं मिला। देवराज चांद के कहने पर जूतों की तलाशी ली। जूतों में भी कुछ नहीं था। तुम्हारे साथी यहां नहीं पहुंच सकते सारंगल, देवराज चांद ने कहा। फिर भी मैं सावधानी जरूर इस्तेमाल करूंगा। सोहनलाल, बाबा यहां से कहीं और रहने जा रहा है और तुम भी कहीं और किसी होटल में जा रुको। यहाँ बहुत होटल है महाबलेश्वर में। पहले की तरह दिन के 11 और शाम के 8 बजे खाना दे जाया करना। मेरे यहाँ रहने में क्या बुरा है? अगर सच में इसके साथी आ गए तो खतरा हो सकता है। एक से दो भले, मैं यहीं रहूंगा। तुम होटल में ही रहोगे सोहनलाल, यहाँ नहीं। सारंगल दोनों को देखता हंस पड़ा और आगे बढ़कर कॉफी का प्याला उठाया और घूंट भरा। अगर ये नहाना धोना चाहे तो उसके बाद इसके हाथ पांव बांध देना। मतलब कि इसके हाथ पांव बांध कर तुम होटल में रहने चले जाओगे और हम दोनों का खाना रेस्टोरेंट से पैक करा कर दे जाओगे। ठीक है। सोहनलाल ने आगे बढ़कर कॉफी का प्याला उठा लिया। पता नहीं तुम किस बात के लिए मारामारी कर रहे हो। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, सारंगल मुस्कुराकर बोला। देवराज चांद सारंगल को देखकर मुस्कुरा दिया। चलिए दोस्तों, इस एपिसोड को भी यहीं रोकते हैं। यानी
अभी तक कहानी सिर्फ वहीं अटकी हुई है कि देवराज चौहान ने इसे अपने कब्जे में लिया हुआ है और वो आदमी जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ये कहता जा रहा है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं टूट जाऊंगा। हो भी सकता है। वैसे देवराज चौहान को शक तो हो गया कि जैसे ही उसने उसे बताया कि वो कहाँ है तो उनके पीछे लोग लग गए। जैसे ही उसने उसे कहा कि भाई मैं तो निकल चुका हूं यहां से, तो फिर ये खिसक गए, यानी वो जो फील्डिंग लगा रखी थी वो हट गई। तो इसका मतलब है कि वो जो अतुल गावड़े है वही है इस सारे खेल का खिलाड़ी। खैर, अ, किसी कारणवश बहुत कम लोगों ने कमेंट्स किए हैं। खैर, जिन्होंने भी कमेंट किया और जैसे भी कमेंट किए हैं, मैंने लिख दिया है कि आपके कमेंट का उत्तर जो है वो इस एपिसोड में मिलेगा। विशाल बाउट जी ने कहा है, जबरदस्त सुनाया सर। गुरु का गुरु के तीसरे भाग पर कमेंट था इनका। धन्यवाद विशेष जी, सॉरी विशाल नहीं, विशेष बाउट जी। धन्यवाद विशेष जी। राजेश तेजपाल जी कह रहे हैं, बा कमाल रीडिंग सेंस, खुश रहें। थैंक यू राजेश तेजपाल जी, आपने ताकत का खेल के पहले भाग पर कमेंट किया है। ट्रू जी का कमेंट है, ये तो पता था कि दौलत नहीं मिलेगी। अच्छा, ये तो पिछली बार का कमेंट है। ओके। अजय राजपूत जी ने कमेंट किया है, वही गुड, थैंक यू जी। विशेष बाउट जी का कमेंट हो गया। अच्छा, दो कमेंट है इनके। बसंत कुमार जी ने नमस्ते भेजी है, बसंत कुमार जी धन्यवाद। विशेष बाउट जी के तीन कमेंट एक्चुअली। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके कमेंट्स के लिए, और इसी तरह कमेंट करते रहिए। मैं आपको जिस कमेंट में, जिस एपिसोड में आपके कमेंट का उत्तर दूंगा उसका इशारा कर दूंगा आपको, ताकि आपको अपने कमेंट का उत्तर मिल जाए। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।